हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल। हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक जो होता है सर्कल का वो हम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं, वो पार्ट 1 देख सकते हैं। अभी हमारा पार्ट 2 रहेगा, चैप्टर 9 सर्कल इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। इसमें क्या करेंगे, हम सारी की सारी थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम्स का प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट डिस्कस करेंगे। जो थ्योरम इंपॉर्टेंट होगी, जिसका प्रूफ पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी प्रूफ की। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि थ्योरम्स कहती क्या है। ठीक है, प्रूफ की बात हम बाद में करेंगे अलग वीडियो में। जो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट होंगी उनके प्रूफ करा देंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम से। फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है हमारा, उसकी जो भी इक्वल कोड्स होंगे, अभी कोड्स क्या होती हैं, सीकेंट क्या होती है, ये सब मैं पहले वाले पार्ट में कर चुकी हूँ। ठीक है, तो किसी को नहीं पता तो वो जाके वहां पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं थ्योरम क्या कहती है। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं थ्योरम्स को सिर्फ समझाने का काम करूंगी। यहाँ पे विद सेंटर होएगा, सर्कल है तो विद सेंटर तो होएगा। मान लो ये सेंटर है O। क्या कहते हैं, इक्वल कोड, कोई भी कोड ले लो इक्वल। मान लो एक कोड मैंने ये ले ली, एक कोड मैंने ये ले ली, कोई भी दो कोड ले सकते हो आप, कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कोड इस कोड के इक्वल है, मान लो AB एंड दिस इज PQ। अगर AB इज इक्वल्स टू PQ है, मान लो ये मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर है, अगर AB इज इक्वल्स टू PQ है, देन एंगल सबटेंड, जो ये सबटेंड, सबटेंड का मतलब, अब सबटेंड का मतलब होना चाहिए कि ये जो एंगल बनाएंगी एट द सेंटर, एट सेंटर, ये हमारा सेंटर है, इससे सेंटर पे जो ये एंगल बनाएगी ये वाली, और ये जो एंगल बनाएगी दिस वन, ये दोनों मान लो ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 और θ2 भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये कहती है हमारी थ्योरम 1। ठीक है, फिर से समझाती हूँ क्या कह रहे हैं। इक्वल कोड्स, कोई भी दो इक्वल कोड हो, जैसे कि ये दोनों मान ली मैंने, कहीं भी मान सकते हो आप, इधर कहीं भी। फॉर एग्जांपल इस सर्कल में मैंने मान ली एक ये है और एक ये है और ये सेंटर है। ठीक है, कह रहे इक्वल कोड होनी चाहिए ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के अंदर। इस बात को मैं अभी दोबारा डिफाइन करूंगी। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी ना, सबटेंड का मतलब है सेंटर पे, सेंटर क्या कहीं भी, सबटेंड का मतलब है एंगल बनाना। मान लो ये कोड है, यहाँ पे ये एंगल बना रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सबटेंड एंगल। ठीक है, तो सबटेंड इक्वल एंगल, तो जो ये एंगल बनाएगी ना दिस वन, और ये वाली बनाएगी दिस वन, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। थोड़ा उधर चला गया इधर, तो ये दोनों एंगल, मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है कोड्स, तो ये θ1 और θ2 क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये कहते हैं हमारी थ्योरम। अब जो इसमें ये बच गया और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये भी समझाती हूँ। और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का क्या मतलब है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो कोई भी दो, मान लो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये विद रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों सर्कल। ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, उनकी कोड अगर हम लेंगे, मान लो इसकी कोड मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, इसकी कोड मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, अलग अलग कोड ली है, अगर ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो इनकी कोड होंगी ना, इक्वल कोड होंगी, वो भी क्या बनाएंगी, इक्वल एंगल बनाएंगे। मान लो इसने ये बना दिया, इसने ये बना दिया, ये AB है, ये CD है, तो ये जो एंगल बने हैं यहाँ पे भी θ1 एंड θ2, ये भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, थ्योरम क्या कह रही है, या तो एक ही सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड्स ले लो, सर्कल सिंगल, उसके अंदर दो इक्वल कोड्स, तो हमारा ये, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ये होगा। ठीक है, ये कहती है हमारी थ्योरम। दूसरा क्या कहते हैं, अगर सर्कल दो हैं, अलग अलग सर्कल हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ये सर्कल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मान लो ये 2 है, ये 2 है, तो भी हमारा अगर ये कोड इक्वल है, तो ये जो एंगल बनाएंगी तो ये होंगे हमारे इक्वल, θ1 एंड θ2। ये कहती है हमारी थ्योरम 1। आई थिंक ये थ्योरम क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के, थ्योरम 2। अभी देखो हमारे थ्योरम 2 क्या कहते हैं। मैंने थ्योरम 1 और 2 को साथ साथ इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये थ्योरम मैंने अभी समझाई है, इसका जस्ट कन्वर्स है हमारी थ्योरम 2। जो इसने बोला उसका जस्ट अपोजिट बोल रही है ये, तो इनका कंपैरिजन होएगा और अच्छे से हमारे समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने इन दोनों थ्योरम्स को साथ में रखा है। अब देखो सेकंड थ्योरम का क्या कहती है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर ये एक सर्कल है और कहीं भी कोई भी एक कोड है, तो जो ये कोड अगर एंगल बनाएगी ना, मान लो ये सेंटर पे बना रही है, तो ये होएगा सबटेंडेड एट सेंटर। अगर ये यहाँ बनाएगी, मान लो ये बना दिया, तो ये जो एंगल होएगा ये होएगा एट रिमेनिंग पार्ट, मतलब जो भी एंगल बने उसको हम बोलेंगे सबटेंडेड। ये एंगल क्या हो गया, सबटेंडेड। तो सबटेंडेड का मतलब तो है, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कोड्स, कोई भी दो कोड्स हैं
और उन्होंने कोई भी एंगल बनाया है ऑफ ए सर्कल, सर्कल के अंदर एट सेंटर, सेंटर पे एंगल बनाया, ये चीज ध्यान रखना भाई, यहाँ पे भी क्या है सेंटर और यहाँ पे भी क्या है सेंटर, एट सेंटर आर इक्वल, अगर वो एंगल्स इक्वल हैं जो दो कोड्स ने बनाए हैं सेंटर के ऊपर, देन कोड्स आर इक्वल, तो कोड्स क्या हो जाएंगे हमारी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार अभी इस थ्योरम को समझाती हूँ, फिर दोनों का कंपैरिजन करती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, क्या कह रहे, इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स, ये हमारा सेंटर है, कोई भी दो कोड, टू कोड ले लो, मान लो ये कोड है और ये कोड है, हमें नहीं पता ये इक्वल है या नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्वल है, ए बी एंड सी डी, हमें पता ही नहीं इनके बारे में। क्या करें हैं, एट सेंटर एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ ए सर्कल एट सेंटर, सेंटर पे ये एंगल बना रही है, मान लो ये वाला बना रही है θ1 एंड दिस वन θ2, तो कह रहे कि अगर θ1 इज इक्वल टू θ2 है, देन कोड्स आर इक्वल, कोड्स आर इक्वल, तो हम क्या बोल देंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ये चीज हमें गिवन है तो ये चीज हमारी बाय दिस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, समझ आया है। फर्स्ट उसमें क्या कह रहे थे कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, फर्स्ट उसका बताती हूँ मैं, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट में ये हमारा एक सर्कल था, ये सेंटर था, ठीक है, इक्वल कोड, हमारी कोड्स क्या थी, इक्वल थी, कि ये हमें गिवन था, ये इसके इक्वल है, मान लो ये ए बी है, ये सी डी है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन था। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, ये भी मान लो इसमें θ1 एंड यहाँ पे क्या है θ2, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 हो गए थे हमारी, ये चीज हमें क्या थी, गिवन थी। ठीक है, और ये चीज हमने प्रूव कर दी थी बाय थ्योरम, ये होएगा हमारा। दोनों थ्योरम्स का कंपैरिजन सुनो फिर से। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोड्स इक्वल हैं, ये कोड अगर इसके इक्वल है और जो सेंटर पे एंगल बना रही है, तो अगर ये इक्वल हैं तो वो एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ये कह रही है हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब सेकंड क्या कह रही है, वो जस्ट इसका कन्वर्स कह रही है। कन्वर्स क्या है कि अगर एंगल जो कोई भी दो कोड हैं वो सेंटर पे एंगल बना रही है, अगर वो एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों कोड्स हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, कि अगर एंगल इक्वल है तो हमारी कोड्स इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, अगर कोड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट थी, इसीलिए मैंने दोनों थ्योरम्स को साथ में लिखा है ताकि इनका कंपैरिजन हो जाए अच्छे से। ठीक है, अब ये तो बात होगी एक सर्कल की। दूसरे क्या कह रहे हैं, और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यही बात कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के ऊपर भी लगती है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की समझाती हूँ। अब ये सिंगल एक सर्कल के अंदर दो कोड्स की बात थी ना, कोड्स अलग अलग सर्कल के अंदर हो लेकिन सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो। देखो ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा दूसरा सर्कल है। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस में है और ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस में है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कहाँ गया, टू कोड्स, मान लो एक कोड इसके अंदर है और एक कोड इसके अंदर है, यहाँ की बजाय आप यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो वहां ले लेते हैं, यहाँ भी ले सकते हो। ये दोनों कोड होगी, मान लो ये पी क्यू है, ये ए बी है। ठीक है, हमें नहीं पता ये इक्वल है या नहीं है, हमें नहीं पता, बस ये क्या है 2 सेंटीमीटर की रेडियस के, तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए सर्कल। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो एंगल बनाएगी सेंटर पे दिस वन, और इसने जो बना रखा है सेंटर पे दिस वन, आप कहीं भी ले सकते हो कोड। ठीक है, तो ये एंगल मान लिया हमने θ1 है और ये मान लिया θ2 है, तो अगर θ1 इज इक्वल टू θ2 है तो हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, बाय दिस थ्योरम, इस थ्योरम से हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये थ्योरम हमारी ये कहती है। तो ये थ्योरम है जो ये दोनों, ये सिंगल सर्कल के ऊपर भी लगती हैं और कॉन्ग्रुएंट सर्कल के ऊपर भी लगती है। अगर दोनों अलग अलग सर्कल हैं तो वो क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तब ये थ्योरम अप्लाई होगी। और एक ही सर्कल है तो उसके अंदर अगर कोड इक्वल है हमारी तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, और एंगल इक्वल गिवन है तो कोड इक्वल हो जाएंगे। आगे क्वेश्चंस में हम इन थ्योरम्स का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 3। जैसे हमने थ्योरम 1 और 2 करी हैं, वो दोनों एक दूसरे का कन्वर्स थी, तो यहाँ पे मैंने थ्योरम 3 और 4 को साथ में इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे का कन्वर्स है, बात सेम कहते हैं, जस्ट अपोजिट करके कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं थ्योरम 3 की। थ्योरम 3 क्या कह रही है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कोई भी थ्योरम हो, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये मैं थ्योरम 3 की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों साथ में लिख रखे हैं और वो साथ आपके इजी उसके लिए लिख रखे हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, थ्योरम 3 की बात कर रहे हैं हम। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया। क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रोन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोर्ड, एक कोर्ड के ऊपर बाइसेक्ट द कोर्ड। क्या कहते हैं, इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। ये हमारा सेंटर है, ये हमारी कोई भी एक कोर्ड है, मान लो ये हमारी कोर्ड होगी ए बी और ये सेंटर हो गया ओ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने पी।
अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी की भी कोड के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कोड को बाइसेक्ट कर देगा। ये थ्योरम कह रही है हमारी ये। समझ आई बात कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कोड को बाइसेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कहती है हमारी थ्योरम 3। अब थ्योरम 4 की बात सुनते हैं। इसको मैं यहाँ पे अगर रिटर्न वर्ड्स में लिखूं कि अगर ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, अगर ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, ये अगर हमें गिवन है, तो इस थ्योरम से क्या कहती है थ्योरम की ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ये इस थ्योरम की कंडीशन है। ठीक है, कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर गिवन है तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ये थ्योरम कह रही है हमारी ये। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 की। थ्योरम नंबर 4 क्या कह रही है, इसको मैं यहाँ इधर राइट डाउन करती हूँ ताकि वहां पे अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ए पी इज इक्वल टू होगा पीबी के। ये थ्योरम कह रही है हमारी थ्योरम नंबर 3। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 की। थ्योरम नंबर 4 साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर ये एक सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर भी एक कोड है, ये हमारी कोड होगी, ये सेम ले ली मैंने ए बी, आप इधर उधर कहीं भी ले सकते हो कोड को। ठीक है, ये हमारा सेंटर है ओ। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड, अगर हम यहाँ से इसको बाइसेक्ट करते हैं, मान लो हमने इस पर्पज से किया कि ये दोनों, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, फिगर में आपको ना भी लग रहा हो तो मान लो कि ये बाइसेक्ट कर रही है, ये हमारा है पी। ठीक है, ये ओपी अगर इसको बाइसेक्ट कर रही है देन इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये ऑटोमेटिकली इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज में लिखूं तो क्या कह रहे हैं कि अगर ओपी बाइसेक्ट कर रही है, ओपी बाइसेक्ट्स ए बी, दैट इज एपी इज इक्वल्स टू पीबी। एपी इज इक्वल्स टू पीबी, अगर ये चीज हमें गिवन है तो ओपी शुड बी परपेंडिकुलर ए बी। ये हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी बाय थ्योरम नंबर 4। समझ आई दोनों थ्योरम से? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। थ्योरम 1 क्या कह रही है कि अगर ओ से हम सेंटर से हम किसी भी कोड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट भी करेगा। ये कह रही है हमारी थ्योरम नंबर 3। If we draw a perpendicular on the chord, then that perpendicular will also bisect the chord AB। ये कह रहे हैं हमारे थ्योरम 3। ठीक है, अब थ्योरम 4 क्या कह रहे हैं, जस्ट इसका कन्वर्स कह रही है कि उल्टा है कि अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं और वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर जरूर होएगा। ये मस्ट कंडीशन है कि अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो कोड को बाइसेक्ट करेगी तो परपेंडिकुलर भी होएगी। इट्स मस्ट कंडीशन। तो ये कह रही थी हमारी थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4, जो दोनों एक दूसरे का कन्वर्स थे। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 5। हमारे थ्योरम नंबर 5 क्या कह रही है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्कल होगा ऐसा, विच इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो कि कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हम लेंगे तो उनको तीनों को अगर ज्वाइन करें तो ऐसा एक ही सर्कल होगा, उससे ज्यादा सर्कल नहीं हो सकते। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए नॉन कोलिनियर क्या होता है। नॉन कोलिनियर का मतलब है जो एक लाइन में ना हो। जैसे मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तो तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो ये क्या हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर किसी बच्चे को कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में ना पता हो तो वो इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, और जिसको पता है उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये क्या है हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है कि अगर एक लाइन में है, जैसे फॉर एग्जांपल ये और ये हमारे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात करते हैं नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर मान लो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये रैंडम पॉइंट्स हो गए। मान लो ये दोनों तो एक लाइन में हो गए, बट ये तो नहीं है ना, ये तो अलग कहीं जाके हो गया ना। तो ऐसे रैंडम जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर, जो एक लाइन के अंदर ना हो। ये अलग अलग लाइन्स के अंदर हो गए तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है। यहाँ पे इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब थ्योरम क्या कह रही है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, कोई भी अगर हम 3 रैंडम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं तो उन तीनों से जो पास होएगा वो हमारा एक ही सर्कल होएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया एक पॉइंट और एक ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले सकते हो आप, ये आइदर हियर देयर एंड एनीवेयर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 2 है, ये हमारा पॉइंट 3 है। अब साफ साफ दिख रहा है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना ये। तो अगर मैं इन सारों को ज्वाइन करती हूँ तो यहाँ पे हमारे ऐसे कितने सर्कल बनेंगे जो इन सबको ज्वाइन करे, ये देखो एक ही सर्कल होएगा विद ये सेंटर। अगर मैं कोई और सर्कल ड्रॉ करती हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल ये सर्कल ड्रॉ करती हूँ मैं, मान लो ऐसे करती हूँ, तो ये वाला पॉइंट छूट जाएगा। यहां से करती हूँ
तो ये वाला छूट जाएगा, यहाँ से करूंगी तो ये वाला, कोई ना कोई पॉइंट जरूर छूट जाएगा। तो ऐसा हमारा एक ही सर्कल होगा जो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होएगा। फॉर एग्जांपल ये तीनों ना लेके मैंने ये ऐसे 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 साथ साथ में ले लिए, कोलिनियर तो ये भी नहीं, ऐसे कर्व में जा रहे, तो इन तीनों से एक ही सर्कल पास होएगा ना, ऐसे एक ही सर्कल पास होएगा। तो ये थ्योरम यही कहती है देयर इज वन एंड ओनली वन, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा सर्कल होगा पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो तीन कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे उनको ज्वाइन करेगा, उनसे पास होएगा, ऐसा सिर्फ एक ही सर्कल हो सकता है। ये करिए हमारे थ्योरम नंबर 5। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 6। अब बात करते हैं हम अपनी थ्योरम 6 और 7 की। 6 और 7 मैंने साथ में इसीलिए लिखे क्योंकि ये भी एक दूसरे का कन्वर्स है, इजीली समझ आएंगे अगर हम इनको कंपैरिजन करके समझेंगे तो, ठीक है। दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट बोलते, बात सेम है, कोई ऊपर से बोलते कोई नीचे से बोलते, जस्ट कन्वर्स है, ठीक है। तो हमारी थ्योरम नंबर 6 क्या कहती है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, कोई भी एक सर्कल है, यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ मैं थ्योरम नंबर 6। सबसे पहले एक सर्कल होएगा, ये सेंटर है, क्या कह रहे हैं, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, कोई भी दो कोड्स ले लो, इक्वल ले लो, कहीं भी ले लो इस सर्कल में। मान लो ये एक कोड है ए बी और ये हमारी एक कोड है पी क्यू, ठीक है। ये हमने दो कोड्स ले ली और ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्या कह रहे हैं, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, कोई भी दो कोड्स इक्वल हैं, ये वाला है ना। और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यही थ्योरम कॉन्ग्रुएंट सर्कल के ऊपर भी अप्लाई होगी। जो मैंने फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम समझाई थी ना कॉन्ग्रुएंट सर्कल, वो ये अभी यहाँ पे जहां जहां लिखा है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के ऊपर भी अप्लाई होगी। ये एक सर्कल की बात है, अगर ऐसे ऐसे दो सर्कल है मान लो और वो कॉन्ग्रुएंट है, मान लो ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस भी 3 सेंटीमीटर होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ये सेम थ्योरम जो है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे भी अप्लाई होगी। मान लो ये एक कोड है ए बी और ये कोड है हमारी पी क्यू, ठीक है, ये दोनों हमारी क्या है, इक्वल हैं और कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। फर्दर क्या कह रहे हैं, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर ये कोड्स हमारे इक्वल हैं तो जो सेंटर से इनका डिस्टेंस होएगा ना वो इक्वल होएगा। मान लो इसका डिस्टेंस ये है सेंटर से, ये है, और इसका डिस्टेंस ये है, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा पी क्यू आर है, ये हमारा, और ए बी सी है। तो ये ओ सी और ओ आर क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। यहाँ लिखती हूँ ओ सी शुड बी इक्वल टू ओ आर, ये कह रही है हमारी थ्योरम। फिर से सुनो, अगर हमारी कोड्स इक्वल हैं, ए बी और पी क्यू हमारे इक्वल हैं, तो ये सेंटर है ना हमारा, जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। ओ सी इज इक्वल टू ओ आर होगा, ये कह रही है हमारी थ्योरम नंबर 6। और यही सेम चीज हमारी कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे भी अप्लाई हो रही है कि अगर दो सर्कल इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर ये हमारी कोड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, तो इसका जो यहाँ से डिस्टेंस होएगा और इसका जो यहाँ से डिस्टेंस होएगा, ये मान लो पी क्यू ये आर है और ये ओ डैश और ये ओ सी है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा अगर ए बी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सेकंड क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है तो ओ सी इज इक्वल टू ओ डैश आर होएगा, ठीक है। ये हमारी कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे भी अप्लाई हो रही है, ये हमारी सिंगल सर्कल पे भी अप्लाई हो रही है। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन क्या है, कोड्स इक्वल होनी चाहिए, अगर वो इक्वल है तो इक्वी डिस्टेंस होंगी सेंटर से, ठीक है। ये कहते हैं हमारे थ्योरम नंबर 6। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 जस्ट इसका अपोजिट कहती है, ठीक है। जस्ट अपोजिट का मतलब है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, इसको रिटर्न में रहती हूँ क्योंकि ये कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करती हूँ मैं थ्योरम नंबर 7। क्या कहते हैं थ्योरम नंबर 7 की अगर एक सर्कल है, मान लो ये सेंटर है, ये थ्योरम भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। या नीचे थोड़ा थोड़ा कॉन्ग्रुएंट सर्कल का बता दूंगी, ये लो, ठीक है। ये हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, ये सेंटर है, ये सेंटर, बार बार मैं रेडियस नोट डाउन नहीं कर रही। क्या करे हैं, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये मान लो सेंटर ओ है और कोई भी दो कोड है, मान लो एक कोड ये है और एक कोड ये है, मान लो ऐसे, ये ऐसे ले लेते, किसी बच्चे को ये हो गया, हम आमने सामने ये ले रहे हैं, ठीक है। एक कोड हमारी ये होगी, ये हमारी है ए बी एंड दिस वन इज पी क्यू, ये दोनों कोड हैं। क्या कह रहे हैं, कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, ये होएगा, इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होएगा, ये होएगा। ए बी वाले पॉइंट को हमने क्या लिख रखा है, सी, और पी क्यू वाले को लिख रखा है हमने आर, ठीक है। अगर ये इक्वी डिस्टेंस है, मान लो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, फर्स्ट क्या है, ओ सी अगर ओ आर के इक्वल है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है, तो क्या होंगे, कोड्स आर इक्वल, तो ये कोड्स भी क्या होंगे हमारी इक्वल, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगी, ठीक है। ये कह रही है हमारी सेकंड थ्योरम, और यही सेम थ्योरम कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। अगर मान लो ये कोड है और ये कोड है, अगर ये इक्वी डिस्टेंस है, कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस तो सेम ही होगी ना, रेडियस तो इनकी सेम ही होगी। मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, ठीक है, दोनों 1 1 सेंटीमीटर रेडियस के हैं, और ये ए बी है और ये हमारी
पी क्यू है। तो अगर यहाँ से पी क्यू ये आर है और ये हमारा यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये सी है। तो अगर ए बी सॉरी ये क्या है ओ एंड ओ डैश, अगर ओ सी इक्वल है ओ डैश आर के तो हमारा ए बी इज इक्वल टू होगा पी क्यू के। ये हमारा है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दोनों थ्योरम्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल के ऊपर भी अप्लाई हो रही हैं और सिंगल सर्कल के ऊपर भी अप्लाई हो रही है। बस सर्कल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो दोनों थ्योरम का अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों थ्योरम बात तो सेम ही कह रही है लेकिन जस्ट अपोजिट कह रही है, कन्वर्स में कह रही है। ये क्या कह रही है कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो वो क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस होंगी सेंटर से, उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। और ये थ्योरम क्या कह रही है, अगर कोड्स का डिस्टेंस जो सेंटर से है वो अगर इक्वल है तो कोड्स भी क्या होंगे हमारी इक्वल होंगी। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये चीज इसमें गिवन होगी तो ये हो जाएगी, और इसमें ये चीज गिवन होगी ऊपर वाली तो ये हो जाएगी। ये कह रहे हैं हमारे दोनों थ्योरम बात सेम है, जस्ट कन्वर्स है। ठीक है, यहाँ तक हमारी होगी 7th थ्योरम। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। हम अपने नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले ये जो बेसिक सी दो थ्योरम है आर्क्स की, ठीक है, वो हमारी सारी थ्योरम्स किसकी हैं, कोड्स की। अब हम दो थ्योरम्स आर्क्स की भी डिस्कस करेंगे। आर्क की डिस्कस करने से क्या होगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो थ्योरम हमारी आर्क की, बाकी हमारे कोड की। तो आर्क की दो थ्योरम को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, ये इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल, कोई भी एक सर्कल है, मान लो इसको मैं नेम 1 दे रही हूँ, इसको नेम 2 दे रही हूँ। ठीक है, ये 1 है ये 2 है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं यहाँ पे 1 को डिस्कस कर रही हूँ। इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल, ये हमारा कोई भी एक सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर है। इफ टू आर्क्स, आर्क्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसे सर्कल है तो उसका कोई भी टुकड़ा, सर्कल का टुकड़ा, ये हमारी क्या है आर्क। ये छोटी है तो ये हमारी है माइनर, और ये बड़ी रहेगी तो ये हमारा हो गया मेजर। तो एक सेगमेंट है सर्कल की, वो हमारी होती है आर्क। ये क्या हो जाएगी मेजर, और ये क्या हो जाएगी माइनर। फर्स्ट जो पार्ट बना रखा है वो मैंने इसीलिए बना रखा है ताकि उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आर्क क्या होती है, कोड क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होते हैं, सेक्टर क्या होता है। तो अगर किसी बच्चे को उसमें कंफ्यूजन है तो हमारे इससे पहले वाला जो पार्ट है चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में सर्च करके आप देख सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्लेलिस्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे जाके देख सकते हैं आर्क क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सा मैंने बता भी दिया आर्क क्या होते हैं। जो ऐसे सर्कल का एक सेगमेंट है उसको हम आर्क बोलते हैं। जो छोटा टुकड़ा होगा उसको बोलेंगे माइनर, जो बड़ा होगा उसको बोलेंगे मेजर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कोई भी दो आर्क ले लो, मान लो एक यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है हमारी, ठीक है, कोई दूसरी आर्क है यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये आर्क है। ठीक है, अगर ये दोनों आर्क क्या है हमारी कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल ही होता है। कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल होगी। ठीक है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कोड, जो इनकी कोड बनेगी, कोड क्या होती है, ऐसे ज्वाइन करने वाली होती है ना, ऐसे ज्वाइन करने वाली होती है। इसकी कोड ये हो जाएगी और इसको ज्वाइन करने वाली कोड ये हो जाएगी। समझ आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या है आर्क है और ये हमारी क्या है कोड है। तो अब इनको ज्वाइन करने वाली जो दोनों कोड होंगी, दिस वन एंड दिस वन, वो भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ आ रही है बात, एंड कन्वर्सली, और इसका कन्वर्स भी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि ये अगर हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, अगर ये हमारी ये कोड हमने ये वाली ले ली, मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारी कोड है ये ए बी, तो इस कोड को जो सॉरी कोड कह रही मैं, माय मिस्टेक, इट्स आर्क। अगर ये वाली हमारी आर्क है ए बी, ठीक है, अगर इस ए बी को जो कोड ज्वाइन कर रही है ये हमारी कोड होगी ए बी की। ठीक है, तो ये कोड होगी। अगर दूसरी हमारी आर्क है दिस वन पी क्यू, पी क्यू, अगर हमारी पी क्यू आर्क इक्वल टू है ए बी के या कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर्क अगर इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है ए बी आर्क की, ये आर्क की नोटेशन होती है। ठीक है, तो जो इनके कोरस्पॉन्डिंग कोड होंगी ए पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी होगी। ठीक है, ये कह रही है हमारी ये थ्योरम, और इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स भी बताती हूँ, ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि अगर दो आर्क हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली जो कोड होंगी कोरस्पॉन्डिंग, वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर पी क्यू आर्क इक्वल टू ए बी है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, तो पी क्यू कोड इज इक्वल टू ए बी हो जाएगी। ये कह रही है हमारी थ्योरम 1। और इसका कन्वर्स है, कन्वर्स भी क्या है, कन्वर्स बताती हूँ। कन्वर्स क्या कहता है ये थ्योरम है। अब बात करती हूँ कन्वर्स। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमने कोड ले ली, ये कोड है हमारी पी क्यू और ये कोड है हमारी ए बी, ए बी। अगर ये कोड्स हमारी इक्वल हैं, ये कोड्स हमारी इक्वल हैं, अगर ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, तो इनको जो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क क्या होगी, ये होगी, ये आर्क बनेगी ना पी क्यू आर्क, पी
क्यू आर्क, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी आर्क बनेगी, ये बनेगी, ये क्या होगी, ए बी आर्क। तो ए बी आर्क इज इक्वल टू पी क्यू होगी, ये हमारा कन्वर्स। अगर आर्क इक्वल गिवन है तो कोड इक्वल हो जाएंगे, और कोड इक्वल गिवन है तो आर्क इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारी है थ्योरम नंबर 1। ये आर्क की 2 थ्योरम है, ठीक है। इससे आगे हम कोड की थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये हमारे कहते हैं थ्योरम 1। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं हम थ्योरम नंबर 2। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कोई भी 2 आर्क हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, मैं इसी से समझा देती हूँ, इसी सर्कल से, कि कॉन्ग्रुएंट आर्क है। हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आर्क मान रखी है ना, ये वाली मान रखी है, ठीक है। ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट आर्क मान रखी हैं। तो क्या कह रहे हैं, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो जो इन आर्क से सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पहले हम कोड की भी थ्योरम कर चुके हैं, ये सेम थ्योरम हमारी आर्क की भी है, बात तो सेम ही है। देखो ये हमारी आर्क है ए बी, तो ए बी आर्क हमारी, मान लो ये सेंटर ओ है, इस पे जो एंगल बना रही है, और पी क्यू आर्क की बात करें हम यहाँ पे, ये आर्क, ठीक है। आर्क मतलब जो कर्व शेप है, ये यहाँ पे जो एंगल बना रही है, तो मान लो ये थीटा 1 बना रही है, ये थीटा 2 बना रही है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होएगा अगर पी क्यू इज इक्वल टू ए बी आर्क है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा अगर पी क्यू आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी आर्क। समझ रहे हो, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। अगर पी क्यू आर्क कॉन्ग्रुएंट है ए बी आर्क के, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा। थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या है, एंगल्स है जो ये सेंटर के ऊपर बना रही है, ठीक है। ये कहती है हमारी थ्योरम नंबर 2। समझ आई। फिर से देखो, अगर दोनों आर्क इक्वल हैं तो सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारी कोड भी इक्वल हो जाएंगी, और उनसे जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसका कन्वर्स भी है कि अगर कोड हमारी इक्वल है तो हमारी जो आर्क बनेगी वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। कन्वर्स में भी है और ऐसे भी। आई थिंक ये थ्योरम्स क्लियर हो गई होंगी अभी। अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, हमारे थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 हमारी क्या कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर है ओ, ठीक है। क्या करें, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई भी एक आर्क ले ले, मान लो हमने ये एक आर्क ले ली यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी आर्क है पी क्यू, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारी आर्क है पी क्यू, जो मैंने डबल की है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, मैंने अभी पीछे लास्ट जो थ्योरम थी उसमें बताया था, जो एंगल सबटेंड यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन गया, ये मान लो ये एंगल है थीटा 1। अगर हम इसको कोड ज्वाइन कर दे तो कोड का भी यही एंगल बनेगा, ठीक है। ये मैंने डॉटेड में इसीलिए कह रही हूँ। क्या कह रहे हैं, बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग पार्ट। क्या कह रहे हैं, ये जो आर्क है इससे जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये डबल होएगा ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट हमारा ये वाला हो गया। अगर इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसका डबल होएगा ये एंगल। मान लो इस आर्क से यहाँ पे मैंने एक एंगल बना दिया, ठीक है, ये एंगल हो गया। मान लो ये एंगल है थीटा 1, सॉरी थीटा नहीं, 1 नहीं थीटा ही है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 2 थीटा होगा। ये कहती है हमारी ये थ्योरम। रिमेनिंग पार्ट की बात है, इसकी बात नहीं है, ये तो हमारी आर्क ही है ना, ये वाली तो हमारी आर्क ही है दिस वन। तो इस आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी कोई भी एंगल बनेगा उसका डबल होएगा इससे जो एंगल बनेगा हमारा सेंटर पे। मान लो आप बोल दो कि नहीं मैम हम यहाँ नहीं, हम तो यहाँ पे लेंगे। मान लो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। समझ आई बात। क्या कह रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई भी एक आर्क है वो जो एंगल बनाती है सेंटर पे इज डबल, वो जो सेंटर वाला एंगल है वो डबल होएगा, ट्वाइस होएगा, 2 थीटा होएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, ये कहीं भी एंगल बना दे, किसी भी पॉइंट पे बना दे, एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग इस आर्क को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है उस पार्ट पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा उसका डबल होएगा हमारा सेंटर वाला एंगल। ये थ्योरम कहते हैं ये। समझ आई। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे मान लो हमारा एक बड़ा सर्कल लेती हूँ, ये सर्कल है, मैंने ये आर्क ले ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आर्क ले ली, ये हमारा ओ है, ये यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ले ली। तो इस आर्क से जो हमारा मान लो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बच गया, ये बच गया ना हमारा रिमेनिंग पार्ट, इधर वाला बच गया ना, ये सारा पोर्शन जो लाइट है, जो ज्यादा डार्क है वो हमारी आर्क है। मान लो ये पी क्यू है, जो ज्यादा डार्क है वो हमारी आर्क है, और रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो गया, इधर वाला। इस रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी कोई भी पॉइंट, मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, मान लो यहाँ पे लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या एंगल बना, ये एंगल बनेगा हमारा यहाँ पे, ये यहाँ तक ले लो, ठीक है।
ये एंगल बन गया हमारा थीटा, तो इस एंगल का डबल होएगा इसी आर्क से अगर हम सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, सेंटर पे ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ थीटा, ये कहती है ये थ्योरम। और पॉइंट ये नहीं, आप यहां भी कहीं भी ले सकते हो। मान लो इस पॉइंट को लेती हूं मैं, इस पॉइंट से अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये अगर हमारा थीटा है तो ये होगा हमारा 2 थीटा। यहाँ से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, अगर ये एंगल गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं डबल करके, और अगर सेंटर वाला एंगल गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं हाफ करके। ये एंगल इसका हाफ भी तो हो गया ना, ये एंगल जो थीटा है ये इसका हाफ भी तो हो गया ना इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये एंगल अगर हमें गिवन है तो हम ये निकाल लेंगे ट्वाइस ऑफ थीटा करके। और इसी को अगर हम दूसरे वर्डों में बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेंटर पे उसका हाफ होएगा, रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी जो एंगल बने। तो यहाँ पे इसको हम अगर मान लो ये थीटा, मान लो ये पी क्यू, ये आर है और ये एस है, तो जो आर पे जो एंगल बनेगा और जो ओ पे बनेगा तो आर क्या होगा, एंगल आर क्या हो जाएगा, एंगल ओ डिवाइडेड बाय 2, एंगल ओ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना। या फिर ये लिख सकते हैं एंगल ओ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल आर, या एंगल ओ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल एस। समझ आई ये बात, ट्वाइस क्यों है, ये थ्योरम ये बोलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत जगह यूज आएगी। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम नंबर 9 हमारी क्या कहती है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब अगर किसी को सेगमेंट ना पता हो तो सेगमेंट बता देती हूँ। सेगमेंट हमारी क्या होती है कि ये एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी कोर्ड है ए बी, तो इस कोर्ड और इस आर्क के बीच में ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, ये हमारा होता है सेगमेंट। ये क्या होता है हमारा सेगमेंट, ठीक है। अब ये माइनर सेगमेंट हो जाएगी, इधर ये छोटा एरिया है, ये भी तो हमारा ये हमारी बड़ी कोर्ड नहीं होगी, मेजर कोर्ड होगी, और ये हमारी ये मेजर आर्क होगी और ये कोर्ड होगी। तो इस आर्क और इस कोर्ड के बीच में ये वाला जो है दिस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होती है हमारी, कोर्ड और उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, वो हो जाएगी हमारी सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या कह रही है थ्योरम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये मैंने आपको सेगमेंट समझाने के लिए किया है, अब यहाँ पे थ्योरम समझा रही हूँ आपको कि ये हमारा एक सर्कल है, ये सेंटर है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। पहले तो सेगमेंट बनाएंगे, मान लो ये हमारी पी क्यू होगी, ठीक है। तो एक सेगमेंट ये होगी, एक सेगमेंट ये होगी, ये हमारी कौन सी होगी, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये हमारी क्या होगी, मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट। ये माइनर और ये मेजर। तो क्या कह रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर इस एरिया में मेजर में हम कहीं भी कोई एंगल बना दे, मान लो यहाँ पे एंगल बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे पी क्यू से। अगर मैं पी क्यू से यहाँ पे एंगल बनाती हूँ, ये यहाँ पे एंगल बनाती हूँ, ये यहाँ पे बनाती हूँ, ये, तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। थीटा सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, सारे 30 होंगे। ये 40 है तो ये भी 40 और ये भी 40। सेम सेगमेंट होनी चाहिए। अगर इधर कर रहे हैं ना, मान लो इधर इसको ज्वाइन करें ऐसे, तो ये नहीं होएगा इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं होएगा, ठीक है। दिस वन इज नॉट इक्वल टू दिस वन, ठीक है। सेम सेगमेंट होनी चाहिए। ये किसके इक्वल होएगा, जब इधर मान लो ये वाला एंगल कर रही हूं मैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इधर दिस वन और दिस वन इक्वल होंगे, और दिस वन और दिस वन इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट होनी चाहिए। मतलब अगर हम ऊपर ले रहे हैं तो ऊपर वाले इक्वल होंगे, और डाउन वाले ले रहे हैं तो डाउन वाले होंगे। माइनर वाले और मेजर वाले से इक्वल होंगे। मैं अगर इसको बड़े सर्कल में बताऊं, किसी को कंफ्यूजन भी हुई हो, ये हमारा बड़ा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। तो मान लो ये हमारी पी क्यू है, ठीक है। तो यहां से जो एंगल बनेगा, मान लो ये बन गया हमारा थीटा 1, यहां से जो एंगल बनेगा ये बन गया हमारा थीटा 2, और यहां से जो एंगल बन गया हमारा ये हो गया थीटा 3, और यहां से इधर एक एंगल बना दिया हमने थीटा 4। आई थिंक ये क्लियर है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4। तो थ्योरम क्या कहती है, थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ये क्या कह रही है, थीटा 3 एंड थीटा 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 3 एंड थीटा 2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू थीटा 3 या फिर थीटा 4, ठीक है। और यहाँ पे लिखती हूं मैं थीटा 3 और थीटा 4 और थीटा 4। या ही समझ में, ये दोनों इनके इक्वल नहीं होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इनके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। छोटी सी थ्योरम थी, अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं सेमी सर्कल की थ्योरम, थ्योरम नंबर 10।
नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है कि कोई भी अगर एक सेमी सर्कल है, एंगल इन सेमी सर्कल, सबसे पहले सेमी सर्कल बनाएंगे, ये हमारा मान लो सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, ए बी एंड ओ, ये डायमीटर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये भी हमारा एक सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल। तो क्या कह रहे हैं, एंगल इन सेमी सर्कल, ये हमारा सेमी सर्कल है, इसमें हम किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल बनाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं ये एंगल बनाती हूं तो ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहां से अगर मैं ये बनाती हूं तो ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कहीं भी सेमी सर्कल में अगर हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाते तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में ये ओनली, बाकी सर्कल में नहीं है, सेमी में डायमीटर सही होएगा ना। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं मान लो दिस वन, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यहां से अगर हम ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पे अलग से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया, ये ओ है, दिस वन ए बी, तो यहां से यहां तक अगर मैं एंगल ड्रॉ करती हूँ तो ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री, और यहां से यहां तक भी करूंगी तो हमारा क्या होगा 90 डिग्री। ये थी हमारी छोटी सी थ्योरम सेमी सर्कल की, इजी भी है छोटी भी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाओ वो हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 11। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। जिसको नहीं पता हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे क्या होते हैं पहले वही बता देती हूँ, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, इसी चैप्टर में हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगी फर्स्ट वीडियो, ठीक है, सर्कल के नाम से। उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि हमने क्या क्या डिस्कस कर रखा उसमें। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारी क्या होती है कि ये हमारा एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। उसके वर्टिसेस जो है हमारे सेंटर के ऊपर होने चाहिए। वर्टिसेस क्या होने चाहिए, सॉरी सेंटर नहीं सर्कमफेरेंस के ऊपर, बाय मिस्टेक निकल जाती है ऐसी ऐसी। वर्टिसेस क्या होना चाहिए, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुड एट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस पे होनी चाहिए, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। थ्योरम समझने से पहले ये समझना जरूरी है ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती क्या है, ठीक है। वर्टिसेस क्या होने चाहिए, सर्कमफेरेंस के ऊपर होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या होगी साइक्लिक। अच्छा एक बात और है कि जो ये सेंटर है ना सर्कल का वो इसके इंटीरियर में होना चाहिए। सेंटर फर्स्ट ये होगी हमारी, सेकंड क्या होगी, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल शुड बी इनसाइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनसाइड ऑफ। अगर किसी को मेरी राइटिंग समझ ना आ रही है तो मैं साथ के साथ रिपीट भी कर रही हूँ, लैंग्वेज से समझ सकते हो, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। वर्टिसेज क्वाड्रिलेटरल के जो है वो सर्कमफेरेंस के ऊपर होने चाहिए और सेंटर जो है वो उसके इनसाइड में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ये हमारी क्या हो जाएगी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब बताती हूँ, अब देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये सेंटर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक साइक्लिक ने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गई हमारी ए बी सी डी। अब इसके वर्टिसेस तो हमारे सेंटर के ऊपर है, वर्टिसेस सेंटर के ऊपर है ना, बट सेंटर जो वर्टिसेस सेंटर के ऊपर नहीं, वही सर्कमफेरेंस के ऊपर। बार बार अगर मेरे माउथ से निकल रही है चीज तो आप करेक्ट कर लेना। वर्टिसेस तो हमारे सर्कमफेरेंस के ऊपर हैं लेकिन सेंटर हमारे इसके अंदर है, सेंटर हमारे इसके अंदर नहीं है ना, तो ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी, ठीक है। और एक और चीज, अगर मैं मान लो ये एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, ये सेंटर है, तो अगर मैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दूं, ये सेंटर तो आ गया इसके इनसाइड में, लेकिन क्या ये वर्टिसेस इसके ऊपर है, नहीं है ना, तो ये भी हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, वर्टिसेस इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर होने चाहिए और सेंटर इसके इनसाइड होना चाहिए, इंटीरियर में होना चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात होगी तो उसकी थ्योरम्स की भी बात कर ले। थ्योरम क्या कहती है हमारी, थ्योरम नंबर दिस, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे 1 को डिस्कस कर रही हूं मैं। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये हमारी क्वाड्रिलेटरल बनेगी साइक्लिक, ठीक है। ये हमारी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। एबीसीडी हमारी क्या होगी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। तो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इफ ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल। अगर हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जो एंगल ए और एंगल सी है उनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 होगा और एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल्स का जो सम होएगा वो क्या होगा, 180 होगा, अगर ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो। दूसरी थ्योरम क्या है, दूसरी थ्योरम क्या कहती है, इसका अपोजिट कहती है कि अगर दो एंगल्स का अपोजिट एंगल्स है उनका सम अगर 180 डिग्री है तो हमारी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये थ्योरम 1 की बात थी, यहाँ पे थ्योरम 2 की बात करती है। थ्योरम 2 क्या कहती है, इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ABCD is cyclic क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम दोनों डिस्कस कर दी हैं। वन क्या कहती है कि अगर ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट पेयर्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और थ्योरम 2 क्या कहती है कि अगर इनके पेयर्स का सम 180 डिग्री है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये थी हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां से हो गए हमारी चैप्टर की थ्योरम्स फिनिश। हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए, आपको बेनिफिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोस को देख सकते हो। एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।